कि देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। यह विषय डिप्लोमा के 4th सेमेस्टर में है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी की कंक्रीट में जो जो हम तकनीक प्रयोग करते हैं वो आता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। कि पहले कंक्रीट है क्या चीज़, उसके बारे में जानते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और पानी को मिला करके जो हम एक मिश्रण तैयार करते हैं वो बनता है कंक्रीट। सीमेंट आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप इसके बारे में अधिक जानकारी आगे बताऊंगा। फाइन एग्रीगेट अभी दिमाग में रखना केवल रेत, सैंड, रेत आप सभी लोगों ने नदियों में देखा होगा। कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का मतलब है रोड़ी, और पानी तो देखा ही होगा। एक और चीज़ आती है वो है सीमेंट मोर्टार, यानी कि मसाला। मोर्टार किसे कहते हैं कि जब हम जिस कंक्रीट में हम कोर्स एग्रीगेट यानी कि रोड़ी नहीं डालते हैं, अर्थात रोड़ी नहीं डालते, उसमें केवल क्या है सीमेंट डालते हैं, रेत डालते हैं और पानी में उसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, वो कहलाता है सीमेंट मोर्टार। कंक्रीट और मोर्टार में हम कभी कभार कुछ एडमिक्सचर यानी सम्मिश्रकों का भी प्रयोग करते हैं। उसके बारे में कि कहाँ पर प्रयोग करते हैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। आप लोग देखो कि हम क्या हैं, पीसीसी तथा आरसीसी। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी केवल जो सीमेंट कंक्रीट वही प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। आरसीसी आप लोगों ने अपने छतों में देखा होगा कि हम सरिया भी डाल देते हैं, तब कहलाते हो आरसीसी। इसके लिए जो आईएस कोड प्रयोग किया जाता है वो है 456/2000। इसके बाद मोर्टार, इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। सीमेंट कंक्रीट, कंक्रीट ही सीमेंट कंक्रीट है। उसके बाद आवश्यकता होने पर एडमिक्सर का भी प्रयोग किया जाता है। तो केवल आवश्यकता पड़ने पर ही इनकी जो विशेष जानकारी आगे बता दी जाए। कंक्रीट की सामर्थ्य समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। कंक्रीट आपने देखा होगा जब हम डालते हैं तो सुगठ्य अवस्था में बहुत ही मुलायम रहती है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी सामर्थ्य क्या है, बढ़ती जाती है। तो कंक्रीट की सामर्थ्य समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। कंक्रीट तथा पानी, जो जब भी हम कंक्रीट को बनाते हैं तो उसमें जब हम सीमेंट और पानी को आपस में मिलाते हैं वही आपस में क्रिया करता है। रेत और रोड़ी कुछ भी क्रिया नहीं करती है, वहाँ पर निष्क्रिय रहते हैं। सीमेंट तथा पानी रासायनिक रूप से सक्रिय पदार्थ है। फाइन एग्रीगेट तथा कोर्स एग्रीगेट रासायनिक रूप से निष्क्रिय पदार्थ है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट है, तो रेत और रोड़ी है, कोई भी क्रिया नहीं करता है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है किस पर, सीमेंट। आखिर क्या कार्य करता है सीमेंट आपके, और है क्या सीमेंट पहले। इस प्रकार के बैगों के रूप में आपने अपनी डेली ज़िंदगी में देखा होगा किस प्रकार के थैलों में बाज़ार में क्या है, सीमेंट के बोरे आते हैं। तो ये है हमारा क्या है, सीमेंट। ठीक है, आप ढंग से देख लीजिए, ये है सीमेंट के बैग। सीमेंट बाज़ार में बिक्री किस रूप में बेचा जाता है, बैगों के रूप में। तो वैसे हम सीमेंट के बारे में बिल्डिंग मटेरियल में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर से थोड़ा शॉर्ट में क्या है सीमेंट। सीमेंट क्या कार्य करता है कंक्रीट के साथ। सीमेंट कंक्रीट में पानी के साथ रासायनिक क्रिया कर बंधक गुण प्रदान करता है। बंधक गुण का मतलब बांधने का गुण प्रदान करता है कौन, सीमेंट। यह कृत्रिम पदार्थ है, अर्थात ये क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया पदार्थ है, इसलिए क्या है, एक कृत्रिम पदार्थ है। इसका आकार 75 से 150 माइक्रोन तक होता है। कहाँ से कहाँ तक, 75 से 150 माइक्रोन तक। जब हम कंक्रीट बनाते हैं उस समय जो हम सीमेंट की मात्रा 7 से और 16% तक ही डालते हैं। इसका रंग कैसे होता है, इसका रंग हरा धूसर होता है। सीमेंट के कण समांगी होते हैं। समांगी का मतलब है लगभग क्या है, सारे समान होते हैं।
यदि हम IS चालनी नंबर 9 यानी कि 90 माइक्रोन की चालनी से अगर हम सीमेंट को छाने तो 10% से अधिक अवशेष नहीं रुकने चाहिए। जलाने पर क्या है 4% से अधिक नहीं जलना चाहिए। बाकी शेष जो सीमेंट के प्रकार हैं, सीमेंट के जो अन्य प्रॉपर्टीज यानी अन्य गुण हैं वो पड़ेंगे कहाँ, बिल्डिंग मटेरियल में। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्रीगेट यानी कि मिलावा की। क्या है आपका एग्रीगेट यानी कि मिलावा, इसके बारे में जानेंगे। ये है आपकी रोड़ी की फोटो कि रोड़ी यानी जो कोर्स एग्रीगेट ये होता है। जो हमारा फाइन एग्रीगेट था, जो रोड़ी था, उसके बारे में सॉरी रेत थी, उसकी फ़ोटो मुझे मिल नहीं पाई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एग्रीगेट क्या क्या है हमारे एग्रीगेट। सबसे पहले देखो एग्रीगेट का जो हम वर्गीकरण करते हैं, उसका क्लासिफाई करते हैं। पहला है साइज यानी उसके माप के अनुसार। दूसरा स्रोत यानी कि कहाँ से हमें प्राप्त हुआ, स्रोत के अनुसार। आकार, एग्रीगेट का आकार कैसा है उसके अनुसार। साइज यानी उसकी माप के अनुसार एग्रीगेट, वो है हमारा पहला कौन सा, साइज के अनुसार। फाइन एग्रीगेट, फाइन यानी महीन मिला हुआ, महीन मतलब जानते हैं कि बारीक। 4.75 mm की चालनी से छानने पर 90% कण निकल जाते हैं। यानी चालनी से क्या है 90% से अधिक कण निकल जाते हैं। अगर 90% से अधिक कण निकल गए, इसका मतलब जो कणों को उसमें अधिक से अधिक आकार 4.75 mm से कम ही है। दूसरा इसके बाद आया जो हमारा इसके बाद दूसरा है वो आया का कोर्स एग्रीगेट कि 4.75 mm की चालनी से छानने पर 90% कण चालनी पर ही रुक जाते हैं। अर्थात अगर चालनी पर अधिक कण रुक गए तो इसका मतलब उन कणों का आकार क्या है, उन छेदों से, जिन छिद्रों से क्या है कण ने निकलना था उससे बड़ा है। तो ये क्या है कहलाएंगे, कोर्स एग्रीगेट यानी कि मोटा मिलावा, स्थूल मिलावा भी कहते हैं इसे। जब हम RCC कार्यों में यानी कि जहाँ पर सरिया डाली गई है उन कार्यों में कोर्स एग्रीगेट की जो अधिकतम माप है 25 mm होती है। इससे बड़े आकार के रोड़ी हम प्रयोग नहीं कर सकते। जब हम कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट में जो फाइन और कोर्स एग्रीगेट यानी कि महीन और मोटा मिला हुआ 75 से 85% तक ही होना चाहिए या होता है। जो हम नॉर्मली कार्यों में प्रयोग करते हैं वो क्या है 63 से 100 mm तक का एग्रीगेट प्रयोग करते हैं। कि कोड के अनुसार आपत्तिजनक पदार्थ, आपत्तिजनक पदार्थ का मतलब होता है कि जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए या नहीं होने चाहिए एग्रीगेट में 5% से अधिक नहीं होने चाहिए। अगला कि कोड के अनुसार स्ट्रक्चर में अधिकतम आकार की संरचना 1/5 से 1/4 तक होनी चाहिए। संरचना की क्या है 1/5 से 1/4 तक ही होना चाहिए। दूसरा आ गया आपका कि स्रोत के अनुसार जो एग्रीगेट होता है, कि स्रोत के अनुसार कि हमारा कैसा है, प्राकृतिक मिलाव है या कृत्रिम है। कि अगर हमें क्या सीधे प्रकृति से मिल रहा तो प्राकृतिक मिलाव है, अगर कृत्रिम यानी अगर हमारे खुद के द्वारा बनाया गया है तो है कृत्रिम मिलाव। पत्थर, रेत, बजरी, चट्टान ये सारे हमारे क्या है प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो प्राकृतिक मिलाव है। कृत्रिम मिलाव यानी आर्टिफिशियल एग्रीगेट, ईंट के टुकड़े, धातु, भट्टी से प्राप्त धातु वाले सारे क्या है कृत्रिम पदार्थ हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें जो नोट याद रखने वाली है। अग्निरोधी कार्यों में, अग्निरोधी कार्यों में ईंट का प्रयोग किया जाता है कि जहाँ पर हमें क्या है अग्नि के प्रति प्रतिरोध अधिक चाहिए, जहाँ पर आग का भय ज़्यादा हो वहाँ पर हम ईंट का प्रयोग करते हैं। लेकिन RCC कार्यों में हम नहीं करते हैं, क्योंकि RCC कार्यों में क्या होता है कि ईंट में छिद्र बहुत होते हैं जहाँ से नमी जा सकती है और वो नमी क्या है हमारी सरिया को ख़राब कर सकती है।
95% से अधिक हम क्या है प्राकृतिक मिलावा ही प्रयोग करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर की रोड़ी ही हम प्रयोग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा 95% से अधिक प्राकृतिक मिलावा ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा कि आकार के अनुसार वर्गीकरण, कि आकार के आधार पर, कि आकार के आधार पर वर्गीकरण क्या। गोल आकार के कण, ऐसे कण जिनका आकार क्या होता है गोल होता है। दूसरा होता है आंशिक रूप से गोल, कि ऐसे कण जो कुछ अंश गोल हो। तीसरा होता है कि कोणीय, कि ऐसे कण जो कोणों के रूप में होता है। चौथा होता है एक फ्लैकी यानी कि पतरिल, जो पतले होते हैं। पांचवा होता है लंबोत्रा यानी क्या है इलोंगेटेड, जो लंबे होते हैं। पहला है गोल आकार के कण, कि ये क्या होता है गोल होते हैं, इनका आकार गोलाकार होता है। इनका सतही जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, क्योंकि पूरी तरह से गोल होता है। गोल के रूप में अगर कहीं पर भी आएगा तो उसका सतही क्षेत्रफल सबसे कम होता है। इनकी स्वीकार्यता अधिक होती है, क्योंकि ये कण क्या होते हैं कि अपने फिसलने में ज़्यादा विरोध नहीं करते, इसलिए इनके ऊपर कार्य करना आसान हो जाता है, इसलिए इनकी स्वीकार्यता अधिक होती है। सामर्थ्य, कंक्रीट में बॉन्ड कम बनने के कारण कम होती है। जब हम इसको कंक्रीट में डालते हैं तो ये अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता। ये अपना दिमाग में अज्यूम भी तुम कर सकते हैं कि अगर खुरदुरा होगा तो अच्छी प्रकार से बन जाएगा, लेकिन अगर पूरी तरह से गोल होगा तो क्या है नहीं बनेगा। रिक्तता अनुपात, इनका जो रिक्तता अनुपात होता है वो 30 से 35% तक होता है। कितना 30 से 35%। अगला आ गया आंशिक रूप से गोल कण, कि जो गोल से थोड़ा कम गोल होते हैं, इनका जो रिक्तता अनुपात वो 35 से 38% तक होता है। कोणीय मिलावा, कि जो ऐसे मिलावे जो क्या होते हैं कोणों के रूप में मिले होते हैं। ठीक है, इनके क्या होते हैं कोणों के रूप में होते हैं, और ज़्यादातर जो हम मिलावा प्रयोग करते हैं वो यही करते हैं कि घनाकार होगा और कोणीय होगा। कि रिक्तता अनुपात इसका कितना है 38 से 45% है। स्वीकार्यता इसकी कम होती है, इस पर कार्य करना आसान नहीं है, लेकिन सामर्थ्य अच्छा बॉन्ड बन जाता है, जिससे इसकी सामर्थ्य क्या है अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसकी सामर्थ्य क्या होती है अधिक होती है। पत्रिल मिलावा यानी फ्लैकी एग्रीगेट, इन कणों की जो औसत माप 3/5 से कम होती है। अगर उनकी औसत माप 3/5 से कम है, अर्थात माप कम है, तो क्या होंगे पतले होंगे, इसलिए क्या कहलाते हैं पत्रिल मिलावा। इसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि उसकी माप कितने से कितने तक होती है, तो 3/5 से अगर कम है तो क्या है पत्रिल मिलावा। लंबोत्रा मिलावा यानी इलोंगेटेड एग्रीगेट, अगर वो लंबे हैं तो कहलाता है लंबोत्रा। इसके 3 गुने से भी अगर अधिक लंबे हैं, पत्रिल मिलावा के अगर 3 गुने से भी अधिक लंबा है तो कहलाता है लंबोत्रा मिलावा यानी इलोंगेटेड एग्रीगेट। इसके बाद आता है यानी पत्रिल व लंबोत्रा कण, इनकी जो सामर्थ्य होती है बहुत कम होती है, इसलिए 10 से 15% से अधिक नहीं होने चाहिए हमारे कंक्रीट में। अब इसके बाद आता है हमारे की एग्रीगेट की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। हमारा एग्रीगेट खूब सामर्थ्यवान, आपने देखो कि खूब मजबूत होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, यानी टिकाऊपन है, रंध्रहीन है, उसके अंदर खाली स्थान बहुत कम होता है, और निष्क्रिय है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो क्या है किसी के साथ भी क्रिया नहीं करता है, अर्थात निष्क्रिय है। एक शब्द आता है लीचिंग, कि क्या है आपका लीचिंग। पत्थर पर आपने पानी बहते हुए देखा होगा कि जब पत्थर पे लगातार पानी बह रहा है तो पानी धीरे धीरे उस पर निशान बना देता है। पत्थर पर पानी बहने से बने निशान लीचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है लीचिंग। इसके बाद आता है एग्रीगेट की सतही संरचना। एग्रीगेट यानी जो हमारा क्या है मिला हुआ था, उसकी सतह की संरचना कैसी होती है। कांचित हो सकती है, चिकनी सतह हो सकती है, दानेदार हो सकती है, रवेदार यानी क्रिस्टल के रूप में हो सकती है, क्रिस्टलाइन हो सकती है, रंध्रमय यानी उसमें पोरोस हो सकता है। पहला है कि अगर कांचित है, कांच जैसा होता ही है तो कैसी होगी चमकदार होगी। उसकी स्वीकार्यता, क्योंकि वो अच्छी प्रकार उसमें कार्य करना आसान होगा, जल्दी कार्य किया जा सकता है। सामर्थ्य उसकी क्या है उससे कम हो जाती है। चिकनी सतह
उससे सुकारता, चिकनी सतह भी क्या है, सतह जब चिकनी है तो उसमें भी कार्य करना, आसानी से कार्य किया जा सकता है, और सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ उसकी क्या है, कम हो जाती है। दानेदार है अगर तो उसकी सुकारता कम हो जाती है, यानी दानेदार इस प्रकार की मान सकते हैं हम जैसे कोणीय रूप में, उसकी सुकारता यानी कार्य करना आसान नहीं है, लेकिन सामर्थ्य उसकी क्या है, अधिक होती है। रवेदार क्रिस्टलाइन है और उसमें क्रिस्टल के रूप में भी है, तो वो भी कोणीय की तरह होता है, उसकी सुकारता यानी कार्य करना आसान नहीं है, लेकिन सामर्थ्य उसकी क्या आ जाती है, फिर अधिक आ जाती है। रंध्रमय यानी कि पोरोस, ये कम से कम होने चाहिए, उसमें अंदर क्या है, खाली स्थान कम से कम होने चाहिए, और एग्रीगेट में वैसे कम से कम ही होते हैं। ये सुकारता और सामर्थ्य आप लोग बार बार ध्यान रखना कि जिसकी सुकारता यानी वर्क एबिलिटी कम होगी उसकी सामर्थ्य क्या है, अधिक होगी। इसके बाद आता है कि उसके कुछ और विशेष गुण, एग्रीगेट के बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ। एग्रीगेट का जो आपेक्षिक गुरुत्व होता है वो 2.6 से 2.9 तक ही होता है, जितना कि नॉर्मली पत्थरों का होता ही है, 6 से 2.9 तक। एग्रीगेट में अगर रंध्र स्थान अगर अधिक हो गए, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर क्या है, एग्रीगेट में रंध्र स्थान अगर खाली स्थान ज़्यादा है तो उसका घनत्व तो क्या होता है, कम हो जाता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जैसे लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन जो लकड़ी होती है वो क्या है, तैरती रहती है, क्योंकि लकड़ी आपने देखो कि मुलायम होती है, उसके अंदर खाली स्थान ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो क्या है, उसका घनत्व तो कम हो जाता है, इसलिए वो क्या है, तैरती रहती है। लेकिन कील बहुत कठोर होती है, उसका घनत्व अधिक होता है, उसमें जो खाली स्थान है वो कम होते हैं, इसलिए उसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखना, अगर रंध्र स्थान ज़्यादा है तो घनत्व क्या होगा, कम होता है। एग्रीगेट की जो संरचना क्या है, अगर अधिक है माना, वैसे होती नहीं है, उसमें खाली स्थान ज़्यादा है, तो जो खाली स्थान हो गया वहाँ पर क्या है, जल जा सकता है, यानी पानी जा सकता है, इसलिए उसकी जल अवशोषण क्षमता ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद अगला बिंदु आता है, वो है रेत का फूलना, बल्किंग ऑफ सैंड। कि रेत को अगर हम नमी के संपर्क में रखते हैं तो रेत अपने आयतन से कुछ फूल जाती है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि रेत क्या है, फूल जाती है। नमी के संपर्क में आने पर रेत क्या है, फूल जाती है। उसका कारण क्या है कि जैसे उसमें नमी आ गई तो जिसकी सतह होती है उसमें तनाव आ जाता है, तो कणों के बीच सतही तनाव के कारण, कणों के बीच सतही तनाव के कारण क्या है, रेत फूल जाती है। अगर नमी की मात्रा 5 से 6% है, यानी कि कम है, तो रेत बहुत अधिक फूल जाती है, यानी 5 से 6% पर रेत का फूलना अधिकतम पाया गया। अगर नमी की मात्रा 12 से 20% तक हो जाती है तो रेत अपने शुष्क आयतन के बराबर हो जाती है। रेत क्या है, जितना उसका पहले शुष्क यानी सूखी अवस्था में आयतन था उतना ही हो जाता है, क्योंकि रेत से हम नमी हटाने के लिए उसको क्या है, भिगा कर भी कर सकते हैं। रेत का जो स्थूलीकरण ज्ञात करते हैं, नम रेत का आयतन ज्ञात करो और शुष्क रेत का आयतन ज्ञात करो, यानी जिस रेत में नमी है उसका आयतन ज्ञात किया और सूखी रेत का आयतन ज्ञात किया, बटे शुष्क रेत का आयतन। इसके बाद आता है कि इसमें जो हानिकारक पदार्थ होते हैं मिलावे में वो क्या क्या हो सकता है। एग्रीगेट में हानिकारक पदार्थ, कोयला, मिट्टी की मात्रा, रासायनिक लवण, ये सारे क्या हैं, हानिकारक है। और एग्रीगेट की जो सामर्थ्य होती है, सीमेंट पेस्ट का मतलब होता है जब हम सीमेंट के साथ हम पानी मिलाते हैं तो एक पेस्ट टाइप का बनता है, उससे क्या है 10 गुनी होता है। अगर हम सीमेंट पेस्ट बनाएंगे और सीमेंट और पानी को मिला करके कोई आकृति बनाता है, उसकी सामर्थ्य एग्रीगेट की सामर्थ्य से 10 गुनी कम होगी। अर्थात जो एग्रीगेट की सामर्थ्य है, मिलावे की सामर्थ्य सीमेंट पेस्ट से 10 गुनी होती है। देखो एग्रीगेट के जो टेस्ट किए जाते हैं वो कौन कौन से टेस्ट हैं। वैसे एग्रीगेट के टेस्ट करने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टेस्ट। पहला है क्रशिंग वैल्यू यानी संदलन मान। क्रशिंग इस टेस्ट द्वारा एग्रीगेट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात की जाती है। कौन सी स्ट्रेंथ, कंप्रेस यानी संपीड़न, यानी दबाने के प्रति। संदलन मान का मतलब जिस दबाने से जिस मान पर वो टूट जाता है, यानी टूटने के प्रति। हमने कोई चीज़ दबाई तो एक स्थिति की ऐसा है कि वो टूट जाएगी,
दबाने के कारण जिस स्थिति पर कोई एग्रीगेट टूट जाता है वो कहलाता है क्रशिंग वैल्यू। अब संपीड़न के कारण हम क्या करते हैं, दबाते हैं, इस स्थिति में जो जिस मान पर वो टूट जाता है वो कहलाता है उसकी क्रशिंग वैल्यू यानी कि संदलन मान। इसके लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, एक बेलनाकार सांचा प्रयोग किया जाता है जिसका व्यास 15 सेंटीमीटर होता है और उसकी ऊंचाई 13 से 14 सेंटीमीटर होती है। एग्रीगेट यानी मिलावट को हम क्या करते हैं, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप तक क्या है गर्म करते हैं। इसके बाद 3 परत में भरकर टेम्परिंग रॉड से 25 आघात लगाए जाते हैं। इसमें सैंपल को 12.5 mm की छाननी से निकले तथा 10 mm की चालनी पर रुके कण लिए जाते हैं। कि इस सैंपल में हम कौन से कण लेते हैं कि जो 12.5 mm की चालनी से तो गुजर जाएं, लेकिन 10 mm की चालनी पर वो क्या है, रुक जाए, उन कणों को हम लेते हैं। उसके बाद कि हमने उसकी क्या कि 25 बार हमने 3 परतों में भर करके टेम्परिंग रॉड से 25 आघात लगाए। उसके बाद वो क्या होंगे, कुछ टूटेंगे कण, फिर उन टूटे हुए कणों को क्या करेंगे, 2.36 mm की चालनी से छानेंगे। उसके बाद 2.36 mm की चालनी से निकले कणों का भार ज्ञात कर लेंगे। 2.36 mm की चालनी से निकले कणों का भार ज्ञात कर लिया और संदलन मान ज्ञात कर लेते हैं कि 2.36 mm की चालनी से निकले कण का भार बटे सैंपल का भार परसेंटेज में निकालना है तो गुणा गया 100%। तो पहले जो हमने सैंपल लिया वो कौन सा लिया, 12.5 mm की चालनी से निकले कण और 10 mm की चालनी पर रुके कण। बाद में 2.36 mm की चालनी से छाना, तो दोनों का अनुपात निकाल करके हम संदलन मान ज्ञात करते हैं। अब संदलन मान यानी 2.36 mm की चालनी से निकले कण, जितने ज़्यादा कण 2.36 mm की चालनी से निकलेंगे अर्थात उतने ही ज़्यादा हमारा क्या है, कण टूटे। संदलन मान जितना ज़्यादा होगा कठोरता उतनी क्या आ जाएगी, कम आएगी, और संदलन मान जितना कम होगा उसकी कठोरता क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। रोड या सतही कार्यों के लिए जो क्रशिंग वैल्यू ये कम होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि जैसे रोड है उसके ऊपर गाड़ियाँ चलेगी या फिर कोई भी सतह है उसके ऊपर कोई चलेगा फिरेगा, कोई सामान जाएगा तो उस पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, तो उसके लिए क्या 30% तक ही संदलन मान मान्य होता है। अन्य कार्यों के लिए थोड़ा ज़्यादा चल सकता है क्योंकि वहाँ पर एग्रीगेट अंदर रहना है, 45% तक। अब दूसरा आता है इम्पैक्ट वैल्यू यानी संकट मान। दिमाग में रख लेना इम्पैक्ट यानी कि अचानक। ठीक है, अगर अचानक आने वाले भारों के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो कहलाता है इम्पैक्ट वैल्यू। इसकी सहायता से जो किसी पदार्थ का ज्ञात किया जाता है वो होता है कड़ापन यानी कि टफनेस। इस टेस्ट से एग्रीगेट के टफनेस का पता लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि पदार्थ का वह गुण होता है कि जो क्या है, अचानक आने वाले भारों को सहन करता है। इसके लिए जो हम एक मशीन प्रयोग करते हैं उस मशीन का नाम है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। ठीक है, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। अब मैंने अभी बताया कि अचानक भार यानी इम्पैक्ट के लिए कहीं पर भी आएगा टफनेस ज्ञात की जाती है, और जो हम अचानक भार होता है ज़्यादातर वो हथौड़े की सहायता से ही ज्ञात करते हैं, क्योंकि हम किसी पर भी अगर हथौड़े से प्रहार करते हैं तो अचानक होता है। इस परीक्षण में हथौड़े का भार 13.5 kg से 14 kg तक होता है। कहाँ से कहाँ तक, 13.5 से 14 kg तक। और उस हथौड़े को हम क्या करते हैं कि 380 ± 5 mm यानी कि 38 सेंटीमीटर तक उठाते हैं और उसके बाद 15 आघात लगाए जाते हैं। अगर टेम्परिंग रॉड की बारी आएगी तो 25 आघात लगाए जाते हैं, अगर हथौड़े की बारी आएगी तो 15 आघात लगाए जाते हैं। बस सेम मान यहाँ पर भी है कि सतही संरचना के लिए 30% लिया जाता है और अन्य संरचनाओं के लिए हम क्या करते हैं 45% लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा मान जो ज्ञात किया जाता है, दूसरा टेस्ट किया जाता है वो है अपघर्षण मान यानी कि एब्रेशन वैल्यू। अपघर्षण दिमाग में रख लेना कि घिसन के प्रति प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए करते हैं, घिसन के
यही चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, अपघर्षण, यानी कि अगर किसी चीज़ में घिसन आ रही उसमें हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसके लिए जो मशीन है वो है लॉस एंजल्स मशीन। ध्यान रखना, आता है पेपरों में। एब्रेशन वैल्यू यानी अपघर्षण मान के लिए कौन सी मशीन प्रयोग की जाती है, लॉस एंजल्स मशीन। इसमें भी वही है, इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे हम इम्पैक्ट वैल्यू ज्ञात की थी सेम वैसे ही ज्ञात की जाती है, लेकिन जो चालनी का प्रयोग होता है 2.36 mm की जगह 1.75 mm का प्रयोग करते हैं। यही अंतर है, लेकिन ज़्यादातर जो पूछा जाता है लॉस एंजल्स मशीन किस टेस्ट के लिए, एब्रेशन यानी कि अपघर्षण मान के। अगला आ गया हमारा साउंडनेस टेस्ट। इस टेस्ट द्वारा साउंडनेस ध्यान रख लेना कि हम किसके लिए ज्ञात करते हैं, टिकाऊपन के लिए, कि कितने लंबे समय तक हमारी चल सकती है उसके लिए ज्ञात करते हैं हम किस टेस्ट को, साउंडनेस टेस्ट। इसमें एग्रीगेट को सोडियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के संतृप्त घोल में डाला जाता है। एग्रीगेट को किस में डाल देते हैं हम, सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट के घोल में डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि एग्रीगेट का विघटन हो जाता है। कि जैसे हम सोडियम और मैग्नीशियम के सल्फेट में एग्रीगेट डालेंगे तो धीरे धीरे वो क्या है उसका विघटन होने लग जाएगा, और निर्धारित समय के बाद यानी एक समय निश्चित समय कर लेंगे, यानी एग्रीगेट निर्धारित समय के बाद हम क्या करते हैं, एग्रीगेट को भट्टी में सुखाने के लिए भेज देते हैं। और क्या है, फिर पहले भट्टी में सुखाते हैं, फिर पुनः उसको क्या कर देते हैं, उसी सोडियम और मैग्नीशियम के संतृप्त घोल में डाल देते हैं। ये क्रिया हम लगभग 10 बार दोहराते हैं। कितनी बार दोहराते हैं, 10 बार दोहराते हैं। फिर भार में ज्ञात कर लेते हैं। ये भार में क्या है, 12% से अधिक कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो क्या है, खराब है। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ ज्ञात करते हैं, मिलावे का सूक्ष्मता गुणांक या मापांक भी कहा जाता है इसे। कि मिलावे का सूक्ष्मता गुणांक है क्या, कि हमने सभी कणों को लिया और उनकी औसत माप, कि अलग अलग कण का हमने क्या है माप ली, उसका औसत निकाल दिया, वो कहलाता है सूक्ष्मता गुणांक। यानी सभी कणों की औसत माप ही क्या है, सूक्ष्मता गुणांक है। दिमाग में रख लें, औसत है सूक्ष्मता, छोटे से दिमाग में मत रखना। मोटे मिलावे को हम 10 चालनियों से छानते हैं, इस प्रकार का आपके क्रम दे रखा है। ठीक है। इसके बाद जो आता है वो है पानी। पानी के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत है नहीं, पानी आप सभी लोगों ने देखा ही है कि हम पानी को उसमें मिलाते हैं। पानी को क्यों मिलाया जाता है, पहले पानी को हम क्यों मिलाते हैं, कि ताकि वो सीमेंट के साथ क्रिया करके एक कठोर पदार्थ बना दे। ठीक है, मुख्य कार्य इसका यही है। अब कंक्रीट में जो हम पानी डालते हैं कितना मात्रा उसकी डाली जाती है, कंक्रीट में पानी की मात्रा हम क्या है 16 से 18% डालते हैं, और यह पानी क्या है सीमेंट के भार का लगभग 30% होता है। ठीक है। सीमेंट के भार का कितना 30% लेते हैं। पानी क्या करता है, सीमेंट के साथ रासायनिक क्रिया करता है। पानी ही क्या करवाता है, सीमेंट के साथ रासायनिक क्रिया करता है। और एग्रीगेट में स्नेहक का कार्य भी करता है, यानी कि स्नेहक का मतलब है उसका स्नान करवाता है, यानी उसको धुलने का कार्य उसको स्नेहक कर देता है। कौन, किसको, एग्रीगेट कौन करता है, पानी। कंक्रीट में जो हम पानी प्रयोग करेंगे उसका पीएच मान 6 से 8 तक होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि 7 से कम वो अम्लीय रहता है, 7 से अधिक वो क्या है क्षारीय रहता है। तो लगभग 6 से 8 के बीच में ही लेता है, यानी लगभग उदासीन ही लेता है। अशुद्धियाँ, कि पानी में अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, कि अशुद्धियाँ उसमें क्या है गलत प्रभाव डालेगी। सोडियम कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट क्या है, अशुद्धियाँ हैं। सोडियम कार्बोनेट के कारण, जो सोडियम कार्बोनेट है उसके कारण जो जमाव दर होती है, जो कंक्रीट की जो जमने की जो सामर्थ्य पकड़ता है, जो जमता है उसमें क्या है बढ़ जाती है, यानी कि देर में जमता है। जमाव दर बढ़ जाती है, अर्थात जल्दी जमता है, यानी कम समय में जम जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है, इसका कोई ये नहीं।
लेकिन इनकी उपस्थिति के कारण कंक्रीट की सामर्थ्य हमेशा क्या है, घट जाती है। इसकी उपस्थिति के कारण हमेशा कंक्रीट की सामर्थ्य घटती ही है। ठीक है। और वो कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं? कैल्शियम क्लोराइड है, अकार्बनिक लवण है, समुद्री पानी के लवण है, अम्ल है, क्षारीय पदार्थ है, चीनी है या गुड़ है, निलंबित कण है, तेलीय पदार्थ है, एल्गी या काई है। एल्गी काई का मतलब होता है आपने पानी में थोड़ा शैवाल टाइप का लगा होगा, यही एल्गी और काई। पानी में अशुद्धियों की सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? एक तरफ है ठोस का प्रकार, दूसरा है अनुमत सीमा कि मतलब कहाँ तक ये मान्य है। कंक्रीट में जो क्लोराइड है ये 0.2% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आरसीसी में हम प्रयोग कर रहे हैं तो 0.1% से भी अधिक नहीं होना चाहिए क्लोराइड। ठीक है। तो धन्यवाद। आप लोग की वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस चैनल को सब्सक्राइब व मुझे अपना मार्गदर्शन ज़रूर दें। आप लोग कि ताकि मैं आप लोगों तक अन्य वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ऐसी आशा और उम्मीद मैं आप सभी लोगों से करता हूं।